नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं। दिन के टारगेट यानी दिन का लक्ष्य हमने लिखा है। हमारे साथ निकिता ठाकुर जी हैं, दीपा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, दीक्षा जी हैं, सिल्वी जी हमारे साथ हैं, रावत जी हमारे साथ हैं, नीरज पटेल जी हैं, दीपक भारिया जी हमारे साथ हैं, आलिसा जी हमारे साथ हैं, मोहित भाटी जी हमारे साथ हैं, स्वाति कुमारी जी हमारे साथ हैं, शिवानी जी हैं और दीपल राजपूत जी हमारे साथ हैं, जानवी जी हैं, पूजा जी हैं और रेखा जी हैं, स्नेहा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जिन व्यक्तियों से स्नेह होता है उन व्यक्तियों का नाम तो जबान पर आ जाता है, और जिन व्यक्तियों से अत्यधिक स्नेह होता है या फिर गहरा प्रेम होता है उनका नाम ना सार्वजनिक नहीं लिया जाता। जिनका भी नाम नहीं लिया है उनसे क्या है, उनसे अत्यधिक स्नेह है। ठीक है, चलिए, तो वही अपना पुराना वाला सवाल कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं। किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हमें उस दिन का लक्ष्य, उस दिन से क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आज आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे। अगर आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे। अगर आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे। यानी जो भी आपके सिलेबस के अनुसार, जो भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपका सिलेबस है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि सर अगर आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ सर अगर आज हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। ये सारे मिनिमम 8 से 9 घंटे के टारगेट अगर आपके हैं, बहुत अच्छी बात है और होने भी चाहिए। जैसे कि हमारे कंप्यूटर जी कहते हैं कि सर आज मैं 9 घंटे पढ़ा हूं, आज मेरे 9 घंटे के टारगेट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे पता चलता है कि सर माता जी से भी बात इन्हीं 9 घंटों में हो गई, पिताजी से भी बात हो गई, महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र से भी बात हो गई, इनके ख्यालों में भी खोए रहे, खाना भी खाया, पानी भी पिया, शौच आदि की क्रियाएं भी करी। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं कि सर 9 घंटे मैं पढ़ा हूं। क्या वास्तव में वो 9 घंटे पढ़े हैं? बिल्कुल नहीं, केवल 9 घंटे उनकी किताब खुली रही है और उसे वो कह रहे हैं कि वो 9 घंटे पढ़े हैं। मात्र और मात्र ये 3 से 4 घंटे पढ़े हैं, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए काफी नहीं है। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी से या किसी प्राइवेट कर्मचारी से मिलते हैं तो उसे अपने संस्थान में 8 से 9 घंटे की सेवाएं देनी पड़ती हैं। मिनिमम 8 घंटे 9 घंटे की सेवाएं अगर वो देगा तब वो एक कर्मचारी की श्रेणी में आएगा। तो इसकी आदत हमें अभी से डालनी है। अभी आपकी जॉब क्या है, पढ़ाई, और पढ़ाई में क्या है 8 से 9 घंटे की सेवाएं देना, और नेट आवर होने चाहिए हमारे। ठीक है, क्लास की शुरुआत करें हम। क्लास की शुरुआत करें। आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे। एक तो पर्यायवाची से संबंधित, पर्यायवाची के साथ साथ शब्द युग्म से संबंधित कुछ विद्यार्थियों के हमें डाउट मिले हैं। डाउट पर हम बात करेंगे कब? सैटरडे वाली क्लास में। और उसके साथ साथ सैटरडे वाली क्लास में आपसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी कि आपकी तैयारी किस माध्यम से चल रही है, क्या होगा। इससे आगे वाले जो टॉपिक होंगे ना, यानी आज और कल के बाद से जो टॉपिक होंगे, हो सकता है कि शायद वो मंडे से शुरू हो जाए। मंडे से हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन, संक्षेपण और वल्लवन। ये 3 टॉपिक जो होंगे वो अहम सिद्ध होंगे हमारी परीक्षा के लिए। निबंध किस तरीके से लिखते हैं, किस किस भाषा का प्रयोग होगा, क्या इंग्लिश के उद्धरण प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, निबंध किस शैली में लिखें, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में, किन किन बातों को अवॉइड कर सकते हैं, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, शब्दों में गलती किस प्रकार से कम हो, कहां पर पैराग्राफ चेंज करना उचित होता है, कहां पर उद्धरण लिखना सही होता है। इन सभी बातों को हम समझेंगे, इन सभी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सर उसी शुद्धता को लेकर, उसी शब्द शुद्धि को लेकर जहां से परीक्षा में सवाल बन सकते हैं के लिए स्टार्ट करें, इस चीज को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे हैं। राधे राधे के साथ पहले इस सवाल पर विचार करिए, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। ठीक है, इस सवाल को देखिए, देखने के बाद सोचिए क्या ये सही लिखा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन, यानी देखो निम्नलिखित क्या, ये इसमें कुछ विकल्प होंगे, लेकिन आपको केवल इतना सा चयन करना है कि वह, तुम और मैं घूमने जा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा है या फिर इसको हम शुद्ध बना सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इतना सा बस आपको चयन करके बताना है। देखिएगा जरा, वह, तुम और मैं घूमने जा रहे हैं। सोचिए। निक्की जी कह रही है गुड मॉर्निंग कंप्यूटर वाले भैया, आपके लिए गुड मॉर्निंग आया है हमारे कंप्यूटर जी। अब देखो उनके चेहरे पर ना एक अलग ही प्रकार की हंसी आ गई है। वैसे अब देखो इनकी हंसी क्या ही करें जी हम। गलत है ये वाला वाक्य, ठीक है, गलत है।
चलिए इसको शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी कि सर यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं, एक तो वह का भी प्रयोग हो रहा है, तुम का भी प्रयोग है और मैं का भी प्रयोग है। इस सवाल के लिए हमें बेसिक थोड़े बहुत बेसिक सर्वनाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाथ उठाओ कि किस किस को सर्वनाम के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि किसे कहते हैं। बेसिक जानकारी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तब तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर बेसिक जानकारी नहीं है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद इस सवाल पर आएंगे। किस किस को नहीं पता कि सर्वनाम किसे कहते हैं? नहीं पता है? पता है थोड़े बहुत लोगों को पता है, तब तो अच्छी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर हमारे जो सर्वनाम है ना, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बचपन से पढ़ा है। एक टॉपिक है हमारी हिंदी व्याकरण का जिसे कहा जाता है सर्वनाम। और अशुद्धि वाले जो सवाल होते हैं सर, हर एक प्रकार की अशुद्धि से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम की अगर बात करें, सर्वनाम हमारी हिंदी में होते हैं 6 प्रकार के, और उन 6 प्रकार के सर्वनाम में 11 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कितने शब्द प्रयोग करते हैं हम? 11 शब्दों का प्रयोग होता है मूल रूप से। होते कितने हैं? होते हैं 6 प्रकार के। उनमें से जो पहला सर्वनाम है उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या नाम है उसका सर्वनाम? उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक इसलिए नाम है क्योंकि सर ये किसी प्राणी यानी किसी जीवित जिसमें जान है उसके नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब पुरुषवाचक होता है, महिलावाचक नहीं होता, या फिर स्त्रीवाचक नहीं होता। ठीक है ना, पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक से मतलब क्या है कि किसी जीवित के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप में से किसी का मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिखा रवि कुमार सैनी जी जो कर रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए मैंने एक नाम लिखा रवि, रवि कुमार जी। अगर आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया है तो वाक्य बहुवचन में होगा। रवि कुमार जी घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, एक वाक्य लिखा मैंने, रवि कुमार जी घर जा रहे हैं। अगर रवि कुमार जी की जगह मैं लिखूं कि वह घर जा रहा है, एक वाक्य लिखा कि मैंने वह घर जा रहा है, तो क्या रवि कुमार जी में जान है, प्राण है? जी हां सर बिल्कुल है, इनमें तो प्राण है, जान है। इनके नाम के स्थान पर मैंने एक शब्द प्रयोग कर दिया, वह। यानी जहां पर भी किसी पुरुष यानी जहां पर भी किसी इंसान सजीव के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। भाई अगर वो जा रहे हैं तो क्या है? उनमें जान तो होगी, जान है तो पुरुषवाचक होगा। इसको हम 3 आधार पर पढ़ते हैं। कितने आधार पर? 3। कई बार हमने सुना होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, सुना है? एक नाम सुना होगा उत्तम पुरुष, एक नाम सुना होगा मध्यम पुरुष, और एक नाम कई बार सुना होगा अन्य पुरुष। पूरे नहीं लिखे, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, समझ जाना है। ठीक है गुरुजी, आप लेट हो गए हो। नहीं, मैं लेट कहां हूं? अच्छा, एस के सी जी से आप बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर समझने का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समानता क्या होगा कि सामान्यतः सर उत्तम पुरुष जो होगा ना वो वक्ता के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए प्रयोग होगा? जो बात बता रहा है, ये वक्ता के लिए प्रयोग होता है या फिर लेखक के लिए प्रयोग होता है जो कि बात लिख रहा है। ठीक है, ये 2 के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष जो होगा सर ये श्रोता के लिए प्रयोग होता है जो कि बात को सुन रहा है। अन्य पुरुष सर जिसके संबंध में बात करी जा रही है उसके बारे में प्रयोग होगा कि किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब ये ऐसे समझ में आने वाला तो है नहीं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, किस किसने मेरी ड्राइंग देखी है? मुझे ब्रह्मा जी से 2 अभिशाप मिले हैं। वरदान तो मैं उनको कह नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने 2 अभिशाप दिए हैं कि एक तो मेरी राइटिंग बहुत खराब होगी, राइटिंग के साथ साथ ड्राइंग बहुत खराब होगी, और इनके ही चलते बस यही चीज खराब है, बाकी की सारी चीजें ठीक है। एक तो राइटिंग, एक ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग कैसी है। देखिए, एक महिला की तस्वीर बनाने की मैं चेष्टा करता हूं। ये है उसका चांद सा रोशन चेहरा, लीजिए भाई, ये उसका शरीर हो गया, हाथ हो गए, ये उसके पैर हो गए। महिला थोड़ी सी एडवांस है, बालों को कलर किया हुआ है। एक महिला की तस्वीर बना दीजिए हमने। इसके साथ साथ अगर एक महिला ये है तो ये अकेली तो बैठेगी नहीं, भाई अकेली बैठेगी तो बोर हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी महिला इसके साइड में बना दी, ये दूसरी महिला है, ये दूसरी महिला है। ठीक है, एक और है महिला जो कि अभी अभी इसकी शादी हुई है, इनसे अलग बैठी है, ये इनसे अलग बैठी है, इनसे थोड़ी सी दूरी पर बैठी है, यहां पर बैठी है। ठीक है, ये महिला कहां बैठी है? इनसे थोड़ी सी दूरी पर बैठी है। अब जैसे देखिए, अगर 2 महिला, अरे वो तो टकली हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कलर कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके भी बाल कलर हो गए। ये 3 महिलाएं हैं। ठीक है, 2 तो पास पास बैठी हैं, एक थोड़ी सी दूरी पर बैठी है। जरा मुझे बताने का प्रयास करिए कि अगर 2 महिलाएं एक साथ बैठी हैं
तो क्या ब्रह्मांड की कोई ताकत इनको बात करने से रोक सकती है? अगर ये दो महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं तो ब्रह्मांड की कोई ताकत इनको बात करने से रोक सकती है? सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो महिलाएं एक साथ बैठी हों और वो बात ना करें, किसी की चुगली ना करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी ना, जैसे मैं अगर अपने गांव जाता हूं तो वहां पर देखता हूं कि अगर मेरी माता जी और जो पड़ोस की आंटी जी हैं अगर वो एक साथ बैठ जाएं तो पक्का 100% किसी तीसरी महिला की बुराई हो रही होगी कि वो 10 बजे सोकर उठती है, वो ऐसा काम करती है, वो वैसा काम करती है। ये दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, ये बेचारी अभी अभी इसकी शादी होकर आई है, इसकी बुराई हो रही है कि वो अपने घर में काम नहीं करती, वो सासू मां से लड़ती रहती है, ये करती है वो करती है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। ये महिला बात कर रही है, ये महिला बता रही है। तो ये जो महिला होगी सर ये वक्ता होगी। क्या होगी? वक्ता, यानी बोलने वाली महिला होगी। और जो बोलने वाली महिला है उसे हम कहां पर रखते हैं? उत्तम पुरुष में रखते हैं। ये बोलने वाली वक्ता जो है ये अपने लिए किस शब्दों का प्रयोग करेगी? मुझे पता है, मुझे पता है, मैं जानती हूं, इस तरीके के शब्द। तो सर जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो वक्ता के लिए प्रयोग होता है ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है जो कि बात बता रही है, ये अपने लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी कि मैं जानती हूं, मुझे पता है, इस तरीके के शब्द। इसकी बातों को सुना किसने? भाई ये वाली महिला तो दूर बैठी है, इसकी बातों को सुना किसने? इस वाली महिला ने। श्रोता कौन हुई? श्रोता हुई ये वाली महिला। इस वाली महिला को कहा जाता है सर श्रोता। और श्रोता के लिए हम किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुषवाचक का। किसका प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुषवाचक का। ये चीज के लिए ये होगी श्रोता। श्रोता के लिए किस शब्दों का प्रयोग होगा? श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग करेगा ना वो वक्ता ही करेगा, क्योंकि बोलने वाला यही है। और श्रोता के लिए हमेशा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। क्या तुझे पता है? क्या तू जानती है कि वह काम नहीं करती? क्या तू जानती है? इसके लिए तू तड़ाके वाले शब्दों का प्रयोग होता है। क्या तू जानती है? क्या तुझे पता है? इस तरीके के शब्द, इस तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं। और ये जो महिला जो कि दूर बैठी हुई है इनसे, इसके लिए किस शब्दों का प्रयोग होगा? इसके संबंध में बात हो रही है ना, जिसके संबंध में बात हो रही है वो कहलाती है सर अन्य पुरुष। क्या कहलाती है? अन्य पुरुष। और इसके लिए किस शब्दों का प्रयोग होगा? शब्दों का प्रयोग कौन करेगा? यही वक्ता, कि वो काम नहीं करती। क्या तू जानती है कि वो काम नहीं करती, या फिर वह काम नहीं करती? इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। किस तरीके के? या तो सर इसके लिए तो मैं शब्द का, इसके लिए तू शब्द का, इसके लिए वह शब्द का। ये मूल शब्द हैं इसके। ये क्या है? ये इसके मूल शब्द हैं। ठीक है जी। पूरी तुम, तुझे और आप, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं, कर सकते हैं इसके लिए प्रयोग, लेकिन मूल शब्द यही है। यानी सर इसके लिए जो मूल शब्द प्रयोग होगा, इसके लिए उत्तम पुरुष के लिए जो मूल शब्द प्रयोग होगा मैं होगा, मध्यम पुरुष के लिए सर तू तड़ाके वाले शब्द होंगे, और अन्य पुरुष के लिए वह। ये मूल शब्द प्रयोग होते हैं। दो महिलाएं पास हो जाए तो बात तो करेंगी ही करेंगी। ये तो समानता नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं। और जो बातें यहां पर बताई जा रही है ना, उनका किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी से भी कोई संबंध नहीं है, पूरी की पूरी काल्पनिक है। ठीक है ना। एक बार क्या होता है कि एक जज साहब जो होते हैं, दो महिलाओं को किसी भी जुर्म में 7 साल की सजा सुना देते हैं। दो महिलाओं को 7 साल की सजा हुई। अब 7 साल के बाद जब वो दोनों महिलाएं जेल से बाहर आती हैं तो पहली महिला दूसरी महिला से कहती है कि बाकी की बातें मैं घर जाकर फोन से बता दूंगी। बाकी की बातें मैं घर जाकर फोन से बता दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो 7 साल जेल के अंदर रही, 7 साल एक ही जेल में रही, 7 साल उनकी बातों के लिए कम पड़ गए, और बाहर आकर एक महिला दूसरी से बोली क्या? कि बाकी की बातें घर जाकर फोन से बता दूंगी। अब ये होता है, ये प्रकृति है, शायद होता हो। ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर सर 3 प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वह का भी प्रयोग है, तुम का भी प्रयोग है, मैं का भी प्रयोग है। ठीक है ना, वह का भी प्रयोग है, तुम का भी प्रयोग है, और मैं का भी प्रयोग है। यहां पर सर तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह क्या होगा जिसके संबंध में बात करी जा रही है? ये अन्य पुरुष होगा। तू तड़ाके वाले शब्द सर मध्यम पुरुष में प्रयोग होते हैं, मध्यम पुरुष में, और मैं शब्द का प्रयोग होगा उत्तम पुरुष में। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहां से एक ना एक सवाल तो बनता है हर किसी भी परीक्षा में, अशुद्धि में खासकर ज्यादातर बनते हैं। जहां पर सर तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं। किसमें प्रयोग हो रहे हो? एक वचन में। तो उनका जो क्रम रहता है आने का वो होता है 2, 3, 1। क्या क्रम रहेगा उनका? 2, 3, 1। 2, 3, 1 का मतलब क्या है? पहले आएगा सर मध्यम पुरुष। पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा मध्यम पुरुष, फिर आएगा अन्य पुरुष, फिर आएगा उत्तम पुरुष। ये सटीक क्रम होता है किसका?
जब तीनों एक वचन में प्रयोग हो रहे हो। सर यहां पर वह भी एक वचन में है, तुम का प्रयोग हम एक वचन में कर सकते हैं, बहुवचन में भी हो सकता है, मैं भी यहां पर एक वचन में है, ठीक है ना। तो सर अगर इनका प्रयोग ऐसे हो रहा है तो क्रम क्या रहेगा 2 3 1, और यहां पर क्रम क्या प्रयोग हो रहा है सर, पहले अन्य पुरुष आ रहा है, फिर सर मध्यम पुरुष आ रहा है, फिर आ रहा है उत्तम पुरुष। 3 2 1 का प्रयोग है, ये बिल्कुल गलत है। शुद्ध रूप क्या होगा इसका, शुद्ध रूप होगा 2 3 1। अब इसको शुद्ध करके देखो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा सर, इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि यहां पर आएगा सर पहले मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष वाला शब्द कौन सा है, तुम, पहले यहां पर शब्द आएगा तुम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर यहां पर आएगा अन्य पुरुष यानी वह शब्द का प्रयोग होगा, फिर और शब्द आएगा, और शब्द के साथ फिर क्या आएगा वन, यानी फिर आएगा उत्तम पुरुष मैं शब्द का प्रयोग। घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब ये वाला वाक्य बिल्कुल सही हुआ, अब बिल्कुल शुद्ध रूप हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो वाक्य लिखे, चाहे सर पहले तुम का प्रयोग कर दे, इसका अंत में प्रयोग कर दे, इसका किसी भी जगह प्रयोग कर दे, तो तीनों की स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। तीनों का प्रयोग अगर एक वचन में हुआ है तो स्थिति क्या रहेगी 2 3 1। और ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ यहां से एक और सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है, जैसे देखिए एक सवाल ये रहा, यहां पर सर तुम का प्रयोग है, वे का प्रयोग है, हम का प्रयोग है, तीनों पुरुषवाचक हैं क्योंकि तीनों इंसान के लिए प्रयोग हुए हैं, तीनों इस जगह के लिए प्रयोग हुए हैं जहां पर कोई इंसान है, कोई सजीव वस्तु है, कोई सजीव प्राणी है। तुम का प्रयोग है, वे का प्रयोग है, हम का प्रयोग है। अच्छी बात, इससे पहली वाली क्लास में भी तुम का प्रयोग था, किसका प्रयोग था, तुम का प्रयोग था। यहां पर सर पहले वाली ये सवाल में वह का प्रयोग था, यहां पर मैं का प्रयोग था। अब इनका बहुवचन प्रयोग कर दिया गया, तुम का तो तुम ही होगा, वह का वे कर दिया, मैं का बहुवचन बना दिया हम, यानी सर पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, लेकिन पहले एक वचन में प्रयोग हो रहे थे, अब वो प्रयोग कर दिए बहुवचन में। किसमें प्रयोग कर दिए अब प्रयोग कर दिए हैं सर बहुवचन में, तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका भी एक नियम है, उनका नियम है 1 2 3। क्या नियम है, जब तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो उनके लिए क्या नियम है 1 2 3। 1 2 3 यानी पहले आएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। पहले उत्तम पुरुष यानी सर उत्तम पुरुष कौन सा है, हम, पहले आ जाएगा हम के बाद सर फिर आ जाएगा तू तड़ाके वाले शब्द, तुम और वे घूमने जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहां तक किस किस को दिक्कत है सर, नोट करना है, नोट अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी नोट मैं कराऊंगा आपको, अभी तक समझ लो पहले किस किस को ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुआ, डन। आगे चलते, अब देखिए नियम हमसे क्या कहता है, नियम हमसे कहता है कि सर अलग अलग पुरुषों के सर्वनाम यदि एक वचन में एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हो तो उन्हें 2 3 1 के क्रमानुसार लिखा जाता है। अब ये नियम आपको लिखना है, इसको फटाफट से नोट करिए 30 सेकंड में, कि सर अलग अलग पुरुषों के सर्वनाम, अब पुरुषों से हम अर्थ समझ चुके हैं जो कि किसी सजीव के लिए प्रयोग हो, किसी इंसान के लिए प्रयोग हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की, जान होनी चाहिए। अलग अलग पुरुषों के सर्वनाम यदि एक वचन में एक ही वाक्य में लिखे जाते हैं तो वहां उन्हें 2 3 1 के क्रमानुसार लिखा जाता है, 2 3 1 के क्रमानुसार लिखा जाता है। और एग्जाम्पल के लिए प्रयोग करना है, कौन सा वाला, एग्जाम्पल के लिए लिख लेना तुम, वह और मैं घूमने जा रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा प्रयोग कर लेना है, ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर। उसके बाद सर हमने एक और नियम पढ़ा था कि अलग अलग पुरुषों के सर्वनाम यदि बहुवचन में एक ही वाक्य में लिखे जाते हैं तो उन्हें 1 2 3 के क्रमानुसार लिखा जाता है। किसके अनुसार, 1 2 3 के क्रमानुसार। ये इसका दूसरा नियम है कि सर अगर बहुवचन में प्रयोग होता है, एक स्पेस देना इसके बीच में, कि अगर बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा, 1 2 3 के क्रम में उनका रूप लिया जाएगा। किसके रूप में, 1 2 3 के रूप में, अगर बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं तो, ठीक है। लिखिए फटाफट इसको, और इसका भी एक एग्जाम्पल हमें छापना है जो कि अभी हमने किया है, जो कि अभी हमने किया है, जो कि अभी हमने किया है। अभी हमने कौन सा लिखा, ये लिखा कि तुम, वे और हम
घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना, घूमने जा रहे हैं, इसको ठीक करना, ठीक है। चलिए, हम तुम और वे घूमने जा रहे हैं, ऊपर वाला तो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। फटाफट से नोट करिए इसको, नोट हुआ ये? चलिए, ये क्लियर। चलिए, अब देखो इस तरीके के सवाल ना और भी बन सकते हैं। इसकी एक और एडवांस कैटेगरी होती है कुछ इस तरीके की, और खासकर यूपीएससी क्वालिफाइंग में बहुत बार ऐसे सवाल देखे गए हैं। क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य देखिए क्या हो सकता है। गाय, घोड़ा और भैंस एक घाट से पानी पी रही हैं। पढ़ने पर तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन सर वास्तव में ये शुद्ध नहीं होता। अब इसका शुद्ध रूप का चयन करें। अच्छा, कितनों को लगता है कि ये बिल्कुल सही लिखा है? कितनों को लगता है कि ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है? गाय, घोड़ा और भैंस एक घाट से पानी पी रहे हैं। पानी पी रही हैं का प्रयोग है। अब जरा देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द या फिर कोई भी वस्तु इन तीन शब्दों से जोड़े जाए। कौन कौन से तीन शब्द? या तो और से जोड़े जाए, या तथा से जोड़े जाए, या एवं से जोड़े जाए। किससे जोड़े जाए? अगर कोई भी वाक्य में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी या फिर कोई भी आर्टिकल के नाम इन तीन शब्दों से जोड़े जाते हैं, गाय, घोड़ा और भैंस, तो उनके लिए एक छोटा सा नियम है। अगर ये तीनों वाक्य में देखें तो देखना, उसके लिए क्रिया जो होगी, क्रिया हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगी। किसमें होगी? बहुवचन में। और उसके साथ साथ क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग होगी। कैसी होगी क्रिया? पुल्लिंग क्रिया होगी, यानी पुरुष जाति वाली क्रिया, जो पुरुष जाति का भेद बताएगी, जो कि पुरुष जाति के बारे में हमें जानकारी देगी। लिंग वचन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि हमें नहीं है, कि किसे बहुवचन कहते हैं, किसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर उस वाली क्रिया की बात करें सर, देखो वहां पर क्या है, यहां पर और का प्रयोग हुआ, क्रिया बहुवचन में होगी और पुल्लिंग होगी, यानी पुरुष जाति वाली होगी। यानी सर यहां पर पी रही है का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। पी रहे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध रूप होगा कि गाय, घोड़ा और भैंस एक घाट से पानी पी रहे हैं। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। अच्छा, किस किस को लिंग वचन के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है? किसे स्त्रीलिंग कहते हैं, किसे एक वचन कहते हैं, किसे पुल्लिंग कहते हैं? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका शुद्ध रूप पता चला। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि सर ये इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखना, और, तथा और एवं, ये तीनों शब्द अगर वाक्य में आ जाए तो क्रिया पर फोकस करना। क्रिया बहुवचन में होगी और पुल्लिंग होगी। बहुवचन का अर्थ क्या है? यहां पर रहे हैं का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं करना है कि पी रहा है, ऐसा नहीं करना है। इसका अर्थ है कि ये एक वचन में है, और अंकी बिंदी लगा दी तो इसका अर्थ है कि ये बहुवचन में है। इसे अनुस्वार बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित एक और सवाल ये रहा। गाय, घोड़ा अथवा भैंस एक घाट से पानी पी रहे हैं। एक घाट से पानी पी रहे हैं, इसके बारे में हमेशा याद रखना। अभी अभी तीन शब्द सीखे कि सर अगर वाक्य में और आ जाए, वाक्य में तथा आ जाए, वाक्य में एवं आ जाए, तो जो क्रिया का प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगा। बहुवचन के साथ साथ और क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। इसमें होगा पुल्लिंग में होगा। ये नियम अभी हमने सीखा, ये नियम अभी हमने सीखा। इसके साथ साथ यहां पर अथवा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? अथवा का। अथवा के लिए भी कोई नियम है क्या? बिल्कुल है। अथवा के साथ साथ एक तो सर अथवा है, अथवा के साथ एक है य। कई बार हमें वाक्य में बीच में जैसे राम या श्याम ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, या फिर एक शब्द देखने को मिलता है व, राम व श्याम, इस तरीके के शब्द देखने को मिलते हैं। तो जहां पर ये तीनों शब्दों से जुड़कर कोई, जहां पर तीनों शब्द जोड़ने के लिए प्रयोग हो या फिर अलग करने के लिए प्रयोग हो किसी भी वाक्य में, तो उनके लिए जो क्रिया का प्रयोग होगा, जो क्रिया का प्रयोग होगा वह अंतिम वाले शब्द के अनुसार होगा। अंतिम शब्द के अनुसार, अंतिम शब्द के अनुसार, यानी जो भी अंतिम शब्द प्रयोग किया गया होगा। अंतिम शब्द यानी गाय, घोड़ा और भैंस, ये अंतिम शब्द है, इसके अनुसार क्रिया आएगी। इसके अनुसार ये अंतिम शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? भैंस स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो भैंस आ रही है, भैंस जा रही है, भैंस खा रही है,
रही है का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग है। यानी भैंस का जो रूप होगा सर वो स्त्रीलिंग होगा, तो क्रिया भी किस में रहेगी? स्त्रीलिंग में। क्रिया भी किस में रहेगी? स्त्रीलिंग में। भैंस एक है कि भैंस अनेक है? यहां पर सर यहां पर तो भैंस एक ही लिखी हुई है, यानी भैंस एक वचन में है, तो क्रिया जो होगी सर वो एक वचन में ही होगी। यानी जो इस अंतिम वाले शब्द के लिंग वचन है वही क्रिया के लिंग वचन होंगे। भैंस स्त्रीलिंग में, क्रिया स्त्रीलिंग में होगी। भैंस एक है तो क्रिया एक वचन में होगी। यहां पर सर पी रहे हैं का प्रयोग है, क्रिया यहां पर बहुवचन में है और पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। इसका मतलब क्या है कि पानी पी रही है, अब ये शुद्ध हुआ है। यानी स्त्रीलिंग में क्रिया है और एक वचन में प्रयोग हुआ है, अब ये बिल्कुल शुद्ध है। अब ये बिल्कुल शुद्ध है। यहां पर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तुरंत हाथ खड़ा करे और पूछे, अच्छा कॉन्सेप्ट है और परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं। ठीक है, अंकी बिंदी नहीं आएगी कुसुम कुमारी जी, ठीक है ना, जो आपने अंत में लिखा है ना अंकी बिंदी वो नहीं आएगी। अच्छा और का प्रयोग हुआ है तब तो आ जाएगी। चलिए यहां से किसी को कोई भी दिक्कत है इन दोनों नियम में फटाफट से पूछिए। सर जी ऊपर बिंदु कब रखता है? ऊपर बिंदु कब आता है? ऊपर बिंदु, ठीक है, यानी हमारे बेसिक क्लियर नहीं है। चलिए देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। एक कॉन्सेप्ट है हमारी हिंदी में, एक चैप्टर है जिसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिक्कत आएगी, या फिर एक वचन और बहुवचन कहां पर अंकी बिंदी होगी कहां पर नहीं होगी, इसमें दिक्कत आएगी। ये जो वचन टॉपिक है, जैसे अगर मैं हमारे कंप्यूटर जी से पूछता हूं कि बताइए वचन किसे कहते हैं, तो हमारे कंप्यूटर जी तो समानता इस प्रकार की बात का प्रयोग करेंगे कि सर हमारी शादी हुई, शादी में हमने 7 वचन लिए थे, अग्नि के चारों तरफ 7 वचन लिए, वचन 7 होते हैं। कंप्यूटर जी क्या प्रयोग करेंगे कि वचन 7 होते हैं। क्या वास्तव में वचन 7 होते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी हिंदी में इस वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या। इस वचन शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्या। शाब्दिक अर्थ है इसका संख्या। पर हिंदी के अनुसार संख्या जब तक एक है तब तक तो एक वचन का प्रयोग होगा, और हिंदी के अनुसार जैसे ही संख्या 1 से अधिक हुई, 2 या 2 से अधिक हुई, तो तुरंत प्रयोग होता है बहुवचन का। किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। ठीक है ना, किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का। 7 वचन नहीं होते हिंदी में, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक के बाद सीधी गाड़ी आकर रुकती है बहुवचन पर। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि 2 लड़के घर जा रहे हैं। 2 लड़के घर जा रहे हैं। अगर आपको इसका उत्तर बताना है कि बताइए ये वाक्य किस वचन में प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओ? कुछ विद्यार्थी प्रयोग करते हैं सर यहां पर 2 का प्रयोग है और मैं द्विवचन लिख कर आऊंगा कि ये द्विवचन में वाक्य प्रयोग हुआ है। द्विवचन हिंदी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। द्विवचन संस्कृत में होता है और हम संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी में द्विवचन नहीं है, तो गलती से भी द्विवचन लिखकर मत चले आना कि वहां पर 2 लड़कों का प्रयोग है तो द्विवचन। या फिर अगर किसी भी विकल्प वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विकल्प क्रमांक ए में ही लिखा होता है द्विवचन, नहीं होता। जैसे ही संख्या 1 है तब तक तो एक वचन है, 1 से जैसे ही 2 हुई या 2 से अधिक हुई तुरंत उत्तर क्या हो जाता है? बहुवचन। 2 हुई बहुवचन, 2 से ज्यादा है तब भी बहुवचन। ये वाला वाक्य किस में प्रयोग हुआ है? बहुवचन में। बहुवचन में प्रयोग होने का मतलब क्या है? 2 लड़के घर जा, अब देखिए यहां पर जा रहे हैं का प्रयोग हुआ है। अगर मैं ऐसे लिखता 2 लड़के घर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है का मतलब क्या है कि सर आप किसी एक विद्यार्थी की बात कर रहे हो और यहां पर 2 का प्रयोग हो रहा है आगे, यानी ये वाला वाक्य गलत है। जा रहा है का प्रयोग तो एक वचन में है और जा रहे हैं का प्रयोग बहुवचन में। किसमें है? बहुवचन में। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामान्यतः एक वचन में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो एक वचन में ही आएंगे। कैसे? एक शब्द लिखा जी मैंने जनता। जनता। आपने एक वाक्य लिखा कि जनता आ रही है, जनता आ रही है, या जनता आ रही है। कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? जनता आ रही है कि जनता आ रही है? कौन सा शुद्ध होगा? तो सर जनता आ रही है ये तो बिल्कुल गलत होगा, आ रही है का तो प्रयोग नहीं होगा। जनता आ रही है ये बिल्कुल सही है,
खड़ी बोली के अनुसार। अगर ये बिल्कुल सही है तो यानी सर जनता है, आपने इसका एक वचन में प्रयोग किया है कि जनता आ रही है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समानता एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता है, जैसे सहायता है। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हो तो वो भी एक वचन में प्रयोग होगी। उसके साथ साथ झुंड, झुंड आ गया, झुंड चला गया। कभी ऐसा प्रयोग नहीं करते कि झुंड चले गए, गलत हो जाएगा अगर ऐसा प्रयोग किया तो, कि झुंड आ गए, झुंड चले गए, बिल्कुल गलत है। झुंड आ गया, झुंड चला गया, ये बिल्कुल सही है। प्रजा, प्रजा जा रही है कि प्रजा जा रही है, प्रजा जा रही है, ऐसा प्रयोग करेंगे कि प्रजा जा रही है। कभी ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे कि प्रजा जा रही हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रजा जा रही है एक वचन में प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमारी। जैसे अगर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पता है ना किसे कहते हैं? यानी ऐसी कोई वस्तु जो कि ठोस द्रव गैस में मिलती हो, ठोस में मिले, द्रव में मिले और गैसीय अवस्था में मिले। अगर यहां पर इतनी दिक्कत हो रही है तो पता नहीं निबंध में क्या हालत होगी। जब हम निबंध पढ़ेंगे ना, जो कि 600 शब्दों में हमें लिखना है, वहां पर क्या हालत होगी। वहां पर तो मैं बोलूंगा और बोलने पर आपको नोट करना है कि लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान लगाओ कि कहां पर है का प्रयोग होगा, कहां पर है का प्रयोग नहीं। कोई भी डाउट हो स्वतंत्र हो आप पूछने के लिए, ठीक है। आगे चलिए। ठोस में सर अगर मैं कहता हूं पीतल, कोई अगर कहेगा कि पीतल का बहुवचन क्या होगा, नहीं बनेगा। तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है सामान्यतः सभी का प्रयोग एक वचन में होता है। कोई अगर कहे पीतल का बहुवचन क्या होगा, लोहा का क्या होगा, पत्थर का, तांबा का, स्टील का, ठोस वस्तुओं का क्या होगा सर, बहुवचन नहीं बनता। अगर मैं द्रव की बात करूं सर, दूध, पानी, तेल, इनका बहुवचन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक वचन में प्रयोग होती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका बहुवचन क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, एक वचन में ही प्रयोग होंगी, इनका बहुवचन यही होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि समानता बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने आंसू, क्या लिखा मैंने, आंसू। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखे कि आंसू आ रहा है, आंसू आ रहा है, तो क्षेत्रीय आधार पर तो आपके यहां पर ये सही होता होगा, लेकिन खड़ी बोली के अनुसार गलत है। आंसू सर बहुवचन में प्रयोग होते हैं, आंसू आ रहा है नहीं, आंसू आ रहे हैं, ये अब बिल्कुल सही हुआ है, अब बिल्कुल सही है। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, आंसू आ रहे हैं। दर्शन किए जाते हैं, प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए, निकल गए का प्रयोग होता है, निकल गया नहीं कि प्राण निकल गया, एक वचन में प्रयोग नहीं होता, ये शब्द बहुवचन में होता है। मेरे तो प्राण निकल गए, मेरे तो होश उड़ गए। समाचार प्रसारित हो रहे हैं, समाचार प्रसारित हो रहे हैं का प्रयोग करते हैं। समाचार प्रसारित हो रहा है, बिल्कुल नहीं, रहे हैं। आगे चलते हैं। उसके साथ साथ दर्शन, दर्शन लिख दिया। एक शब्द है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया नहीं जाता, किए जाते हैं, जाते हैं का प्रयोग होता है, यानी ये शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है, हस्ताक्षर। उसके साथ साथ होठ, बाल, यहां पर जनता शब्द का प्रयोग है, तो लोग शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। लोग आ रहा है नहीं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग चल रहे हैं का प्रयोग होता है बहुवचन में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि समानता बहुवचन में प्रयोग होते हैं। समानता किसमें होते हैं, बहुवचन में। ये शब्द आ जाए तो क्रिया को देखना, बहुवचन में प्रयोग होनी चाहिए क्रिया, और ये शब्द आ जाए तो क्रिया एक वचन में, ठीक है जी। जहां से एक वस्तु का बोध है, एक वचन, एक से तुरंत ज्यादा हुई तो बहुवचन, क्या है, बहुवचन। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लिंग, क्या नाम है, लिंग। कौन सा टॉपिक है, लिंग। यानी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिक्कत होती है ना, कि सर हमें समझ में नहीं आता किसे स्त्रीलिंग कहेंगे, किसे पुल्लिंग कहेंगे, किसे गुरुजी सर फोर्थ एग्जाम्पल में थोड़ा भी घोड़ा भी गया है फिर भी स्त्रीलिंग आया, ये समझ में नहीं आया। हाँ मुझे पता है, यानी किसी ने कहा है कि सर ये जो हमने चौथा वाला एग्जाम्पल किया था लिंग, लिंग के बारे में अभी ठीक से समझा नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। समझ, लिंग, ठीक है ना। इस टॉपिक का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है, यानी लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, चिन्ह। और चिन्ह को लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ लोग चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं,
चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, चिन्ह को हा पर अंत करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चिन्ह अंत होता है ना पर, आधा हा होता है और पूरा ना होता है, ठीक है ना पर अंत होता है चिन्ह। कुछ लोग इसका अर्थ वर्ग भी बताते हैं, कुछ लोग इसका अर्थ जाति भी बताते हैं। जाति मतलब कोई बनिया, कोई ठाकुर, कोई वैश्य, ये वाली जाति नहीं। जाति मतलब कि आप स्त्री जाति से हैं कि आप पुरुष जाति से हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर स्त्रीलिंग, कैसा, एक होता है सर स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के साथ साथ एक होता है सर पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग, ठीक है जी, अच्छी बात है। जहां से सर स्त्री जाति के शब्दों के बारे में पता चले स्त्रीलिंग, जहां से पुरुष जाति के शब्दों के बारे में पता चले पुल्लिंग। हमारी हिंदी में वर्तमान में कितने शब्द हैं सर? अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्तमान में 2 लाख से अधिक शब्द देखने को मिलते हैं। कितने? 2 लाख से अधिक शब्द। इन 2 लाख से अधिक शब्दों को किस तरीके से बांटा जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग होंगे, ये पुल्लिंग होंगे? तो जो जो शब्द हमें सरल लगे, जो जो शब्द हमें सुंदरता का प्रतीक लगे, जो जो शब्द हमें कोमल लगे, जो जो शब्द हमें रमणीय लगे, वो सभी स्त्रीलिंग हो गए। जो जो शब्द बलहीन लगे, बलहीन यानी जिनमें बल नहीं है, वो स्त्रीलिंग हो गए। जो जो शब्द सर हमें कठोर लगे, कैसे शब्द लगे? जो शब्द हमें कठोर लगे, जो शब्द हमें सर जटिल लगे, जो शब्द हमें जटिल कठोर, जो शब्द हमें बल का प्रतीक लगे, बल का प्रतीक लगे, जो शब्द हमें बल के प्रतीक के साथ साथ और भी, जैसे जो शब्द रूढ़ लगे, जटिल लगे, रूढ़ जो शब्द होते हैं वो समानतः किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी कुछ शब्द बच जाते हैं, फिर भी कुछ शब्द क्या होते हैं? बच जाते हैं। जैसे सामान्य 2 लाख में से कुछ शब्द बच गए। सामान्यतः जो बचते हैं वो पद के नाम बचते हैं, पद के। जैसे अभी एक सीरीज आई थी जिस सीरीज का नाम है पंचायत। किस किसने देखी है पंचायत? देखी है ना पंचायत? हाँ, जो अभी फुलेरा, ग्राम प्रधान फुलेरा, सचिव, उप सचिव, तो जो भी पद के नाम होते हैं, जैसे एक पद का नाम लिखा, वहां पर एक नायक है जिसके पास पद है सचिव का, और इस सचिव के पद के ऊपर इतनी महाभारत होती है, यानी जो गांव की कहानी है ना, उससे रूबरू करवाने का प्रयास किया गया है सचिव। तो सचिव जो है ना सर, इस पद पर कोई स्त्री भी कार्य कर सकती है, इस पर कोई पुरुष भी कार्य कर सकता है, पुरुष भी कार्य कर सकता है। तो ऐसे कोई पद जिन पर स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, उन्हें कह दिया जाता है उभयलिंग। क्या कह दिया जाता है? उन्हें उभयलिंग। अब उभयलिंग कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, उभयलिंग कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। यानी इसको हम क्या करते हैं? अलग से बांट कर नहीं पढ़ते हैं कि हिंदी में लिंग को 3 भागों में बांटा गया है, नहीं, 2 ही भाग हैं, एक भाग है स्त्रीलिंग, एक भाग है पुल्लिंग। अपवाद के तहत हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ये क्या होंगे? ये उभयलिंग होंगे। अच्छी बात है, अगर ये उभयलिंग है बहुत अच्छी बात। जैसे एक शब्द का नाम लिखा मैंने प्रधानमंत्री, इस पद पर सर कोई स्त्री भी कार्य कर सकती है, पुरुष भी। एक पद का नाम लिखा राष्ट्रपति, जितने भी समानता पदों के नाम है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम इसकी संस्कृत से तुलना करें ना, तो संस्कृत से तुलना करो, लिंग जो है संस्कृत में भी टॉपिक है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। और संस्कृत भाषा में क्या होता है? संस्कृत भाषा में जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर इस लिंग के 3 भेद होते हैं। एक होता है सर स्त्रीलिंग, एक होता है सर पुल्लिंग, और एक होता है जिसका नाम है क्लीव, क्लीव वर्ग जिसे कहते हैं। और इस क्लीव वर्ग का अर्थ होता है नपुंसकलिंग। इस क्लीव का अर्थ क्या होता है? नपुंसकलिंग। हमारी हिंदी में कोई भी नपुंसकलिंग नहीं होता, कोई भी नपुंसकलिंग नहीं होता। या तो कोई वस्तु स्त्रीलिंग होगी या फिर कोई पुल्लिंग होगी। अगर कोई पद का नाम है जिस पर स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं तो उसे हम अपवाद के तहत उभयलिंग के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। उभयलिंग भी कोई हिस्सा नहीं है, 2 ही प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि समानता आपके क्षेत्रीय आधार पर गलत प्रयोग होते होंगे, यानी आपके गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उनका प्रयोग गलत होता होगा। लेकिन हमारी जो मानक है, हिंदी को 18 तरीकों से बोल सकते हैं हम। 18 में से जो एक तरीका जो है, जो भारत सरकार अपनाती है, वो है खड़ी बोली, जो कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो अगर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाएगी तो मानक तो वही होगी। जैसे एक शब्द लिखा मैंने दही, क्या लिखा मैंने? दही। दही खाया जाता है, दही खाया जाता है या दही खाई जाती है? दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है? क्या होगा जी दही में? बताइए, सोचिए। दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है? क्या हो सकता है? तो सर दही खाई जाती है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दही कभी खाई नहीं जाती। लेकिन सामान्यतः सर हमारे यहां पर कई बार ऐसा प्रयोग होता होगा कि दही खाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत है,
कभी मत करना कि दही खाई जाती है, वरना गलत कर बैठोगे इसको। दही पुल्लिंग होता है जो कि हमेशा खाया जाता है। द्रव्यवाचक जितने भी पदार्थ है ना, द्रव्यवाचक यानी जो भी तरल वस्तुएं हैं वो समानता पुल्लिंग में प्रयोग होती है, कुछ को छोड़कर। समानता पुल्लिंग होती है कुछ को छोड़कर। कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे सर चाय, लस्सी, ये कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं लेकिन समानता पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे दूध है, पानी है, तेल है, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं द्रव्यवाचक। कुछ अपवाद हैं, चाय, लस्सी। जैसे अनाजों के नाम है, मैंने कहा गेहूं, गेहूं बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, बाजरा खाया जाता है, बाजरा काटा जाता है। लेकिन ज्वार, ज्वार के लिए कभी ऐसा प्रयोग मत कर देना कि ज्वार बोया गया, ज्वार काटा गया, बिल्कुल गलत। ज्वार बोई गई, ज्वार काटी गई। समानता अनाजों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं लेकिन ज्वार क्या है, ज्वार स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। सर इस तरीके के नाम बार बार परीक्षाओं में बनते हैं, इस आधार पर अशुद्धि पूछ ली जाती है। ठीक है, हम किसके ऊपर बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सर हमारे सवालों के तरफ, और हमने इस वाले सवाल को देखा कि सर यहाँ पर गाय भी थी, यहाँ पर घोड़ा भी था, और हमने वहां पर पुल्लिंग का प्रयोग किया है। जहां पर अथवा के साथ कोई शब्द जुड़े हों, अथवा के साथ जुड़े हों कोई शब्द, या फिर या के साथ कोई शब्द हो, या फिर वा के साथ हो, तो वहां पर जो क्रिया का प्रयोग होगा, क्रिया सर अंतिम शब्द के अनुसार आएगी। और अंतिम शब्द कैसा है, अंतिम शब्द सर स्त्रीलिंग। भैंस आ रही है, भैंस जा रही है, भैंस खा रही है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ये स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। इसके साथ साथ सर क्या भैंस यहाँ पर एक से ज्यादा है, नहीं सर एक ही भैंस है, यानी ये एक वचन में है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी और एक वचन में होगी। वहां पर देखो क्रिया क्या है, पी रहे हैं, एक तो क्रिया पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ साथ और क्रिया यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हुई है। बहुवचन यानी पी रहे हैं, बहुवचन में प्रयोग करी है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्रिया स्त्रीलिंग होगी और एक वचन होगी, स्त्रीलिंग होगी और एक वचन होगी, तो यानी इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा पानी पी रही है। यानी गाय, घोड़ा अथवा भैंस एक घाट से पानी पी रही है, ये इसका शुद्ध रूप है। इस शब्द के अनुसार हमने चयन किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर यहाँ पर घोड़ा शब्द का प्रयोग है और घोड़ा पुल्लिंग है, तो क्रिया पुल्लिंग में आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी क्रिया पुल्लिंग में। घोड़ा पुल्लिंग है लेकिन क्रिया अंतिम वाले शब्द के अनुसार आएगी, क्रिया अंतिम वाले शब्द के अनुसार आएगी। ठीक है जी, अच्छी बात है। और इसका नियम क्या था, इसका एक तो नियम था सर कुछ इस प्रकार से, इसका एक नियम था कुछ इस प्रकार से, जहां पर हमने ये वाला जो शब्द देखा था और वाला, और मैंने कहा था कि यदि किसी वाक्य में अलग अलग लिंग के कर्ता और एवं तथा शब्दों के साथ जुड़े हों, वहां क्रिया सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होती है और पुल्लिंग के साथ साथ बहुवचन में प्रयोग होती है। ये भी लिख सकते हैं, ये नोट करना है आपको, ठीक है ना, ये नोट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं अभी ना आपके कमेंट देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे जो टेक्निकल महोदय है ना, एक स्टूडियो से क्लास दूसरे स्टूडियो में ट्रांसफर करी है। ठीक है, यानी अब केवल आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मुझे देख पा रहे होंगे, मैं अभी आपको देख नहीं पा रहा। देख तो मैं आपको पाता ही नहीं, केवल कमेंट के माध्यम से आप जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, जो आप कमेंट कर रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम करना, ठीक है ना। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, मेरी आवाज आप तक सुनिश्चित तरीके से पहुंच रही होगी। चलिए, बहुवचन, ठीक है ना, तो ये बहुवचन में और इसमें प्रयोग होगा। उसके साथ साथ एक और नियम जो हमने देखा वो ये वाला था कि जहां पर अथवा के साथ, तो कौन सा नियम है कि सर या तो अथवा के साथ हो, या फिर या के साथ हो, या फिर वा के साथ हो, तो उसके लिए जो क्रिया का प्रयोग है वो हमेशा अंतिम कर्ता के आधार पर प्रयोग होगी। जो अंतिम शब्द प्रयोग हुआ है ना, उसके आधार पर, उसके आधार पर किसका प्रयोग होगा, इसी का प्रयोग होगा। चलिए, ठीक है ना, उसके आधार पर इसी का प्रयोग होगा। आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल ग्लिच है और इस टेक्निकल ग्लिच के कारण थोड़ी बहुत समस्या हुई है, और इस समस्या के कारण हम समझ रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं गुरु, केजीएस टीम चलिए, जरा इनके कमेंट खोलना, जरा मुझे कमेंट दिखाओ, कोई डाउट हो तो देखो, अब मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। गुरुजी अभी तक ऑप्शनल का कुछ नहीं हुआ है, अभी तक ऑप्शनल का कुछ नहीं हुआ है। दिनेश जी कह रहे हैं गुरुजी PSIR, अच्छा क्या ऑप्शन मेरा है, तो अनन्या, जरा इनके और कमेंट दिखाना मुझे। अनिल जी हमारे साथ हैं, और कमेंट दिखाओ। कंप्यूटर जी चले गए, अरे कंप्यूटर जी को कैसे जाने देंगे, कंप्यूटर जी को कैसे जाने देंगे,
चलिए, श्वेता जी हमारे साथ हैं, आकाश जी हैं, आरजू वर्मा जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, प्रज्ञा यादव जी हैं, नंदिनी यादव जी हैं। सर सर छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। चलिए छुट्टी कर दी आपकी, चलिए ठीक है, छुट्टी कर दीजिए। यानी एक कमेंट था कि गुरुजी हमें छुट्टी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी कर लीजिए, कल बात करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है तो इस क्लास के समय को थोड़ा सा बढ़वाने का हम प्रयत्न करेंगे, 1 घंटे नहीं, कम से कम 2 से ढाई घंटे क्लास का समय होना चाहिए। 1 घंटे में तो फ्लो बन पाता है, ठीक है ना, 1 घंटे में फ्लो बनता है और उस फ्लो के कारण फिर क्लास समाप्ति का समय हो जाता है। हम कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट से बात करते हैं क्लास के समय को बढ़वाने के लिए, ताकि एक ही क्लास में आप कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लें, बार बार अगली क्लास का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है ना। चलिए फिर हम मिलते हैं। नंदू मीटू, ओ हो, अरुण जी कह रहे हैं यस सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, जय श्री कृष्ण।